जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। संविधान में अगर देखा जाए तो आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास रहा है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं जो इतिहास रहा है, कैसे कैसे डे बाई डे भारत का जो संवैधानिक विकास रहा है, उसके हर एक टॉपिक हर एक बिंदु को पढ़ेंगे। ये सीरीज आपकी परीक्षा के लिए तैयार की गई और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो का अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न का उत्तर बताना नहीं है। हम ये चाहेंगे प्रत्येक प्रश्न का हम विस्तृत व्याख्या करते चले, ताकि साथ ही साथ आपके पास एक बेहतर नोट्स भी हो जाए। तो चलिए, पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1774 में, 1785, 1793। ये बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज है, जहां से आपके परीक्षा में बहुत सारे सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सभी साथी जवाब देंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में, कब 1773 में क्या किया था उन्होंने? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इसके तहत मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। अब यहीं पर हम देखेंगे कि लिखना चाहे लिख लीजिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ते, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। मैं जो बोलता चल रहा हूँ उसे जरूर लिखिएगा। लाइव पढ़ रहे हो या वीडियो को बाद में देख रहे हो, हमेशा आपके काम आएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के हेतु प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट्स भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, वे सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, अर्थात इस सही प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। ऊपर हमने इसके बारे में बात किया। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार की एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कमेंट करके जवाब आप जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए सवालों के जवाब जरूर देते चलेंगे। ये सीरीज मैं बार बार कहूंगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे। कि मेरा उद्देश्य क्या है? आपका सिलेक्शन है, और हम चाहते हैं कि कहीं भी कभी भी आपको सिलेक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कब? जब आप लगातार इन सीरीजों को पढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी जाकर। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? देखना इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर सबसे पहले कौन देता है। सभी साथी जवाब देंगे फटाफट अंदाज में। सभी साथी फटाफट अंदाज में इस सवाल के जवाब देंगे। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1774, अर्थात इस सवाल का सही जवाब होगा बी। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना, इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसे व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना इसके उद्देश्य में शामिल था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास कर दिया था और 1774 में ये लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की भी स्थापना हुई थी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? मोस्ट आईएमपी सवाल है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। प्रतिदिन आप इस क्लास में लाइव जुड़िएगा और अपने साथी मित्रों को बता दीजिएगा क्लास कितने बजे चलती है, और इस वीडियो की लिंक अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, अर्थात सवाल का जवाब क्या होगा? आइए इसके बारे में जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम
कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले कहां की गई? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय कहां पे? कलकत्ता में। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब इसमें जो न्यायाधीश थे वो 3+1, माने एक चीफ जस्टिस ऑफ मतलब उस समय के इंडिया हो गए और 3 अन्य। इस सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य न्यायालय में एक देश मतलब सामान्य न्यायालय और देश की विधि के न्यायालय, नौसेना की विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना पड़ा था। यह उच्चतम न्यायालय कब गठित हुआ था? तो 1774 में। 1774 में गठन हुआ था और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगर मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, मुख्य न्यायाधीश, तो क्या उसके नाम किसी को पता है? जी हां, उनको लिख लीजिएगा, सवाल आता है आपके परीक्षा में। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, इसके अन्य न्यायाधीश क्या था? अगर इनके अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 1, 2, 3, इनके 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनके बारे में कोई बता सकता? चेम्बर्स थे, चेम्बर्स, उसके बाद हाइड, चेम्बर्स, हाइड, लिमेस्टर, इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब 1+3 = 4। तो यहां पर आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, ये वीडियो आप लोग बताएं कि समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रश्न नहीं है ना? बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक की सीरीज है। चलते अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। अगला है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? सभी साथी जवाब देंगे। अभी मैंने इसके बारे में बात किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1773 सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और कब? 1774 में। यहाँ पे गलत है सवाल। ठीक है, विकल्प यहाँ पे गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट की जगह था लिखना था 1773 का अधिनियम। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, कोर्टनी बर्ड, फिलिपिन प्रांत। इसमें कितना? 3+1 थे। एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न को सही कर लीजिएगा, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा सा एरर हो गया। यहाँ पे आप रेगुलेटरी एक्ट 1773 कर लीजिएगा सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1813 का एक्ट। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, वे साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर देंगे। सभी साथी, ये वीडियो फेसबुक पर, ये वीडियो यूट्यूब पर आपके लाइव चल रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1786 का एक्ट। 1786 का एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सामने रखा गया। कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना किया जाए और यह गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहते हैं। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया। उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का भी अधिकार दिया गया। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? सभी साथी जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बताइए सभी। देखिए मैंने ऊपर ही बताया था कि 1786 में
अधिनियम में ब्रिटिश संसद के सामने इस भावना में रखा गया ताकि कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना किया जाए। मतलब यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1786 में अपनी कौंसिल फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है जी हाँ, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर जनरल माना जाएगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी संख्या बहुत कम है, क्यों? आप लोग शेयर नहीं करना चाहते क्या? अगला है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 में, 1803 में, 1813 में, 1833 में? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, चार्टर एक्ट 1803, चार्टर एक्ट 1803 में के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके चीन के व्यापार, चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? कमेंट करने के बाद इस वीडियो का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए फटाफट। चलिए, अभी जस्ट हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था इसके पहले सवाल में। सॉरी, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर गलत हो गया। सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आंसर होगा आपका, सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर 1813 होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए, भारतीय व्यापार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया था। कब? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट। लेकिन चीन के साथ, लेकिन यहां पर हमने देखा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कब? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। मतलब यहां पर भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ए होगा। माने इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति भी दे दी। ठीक, क्लियर हुआ यहां पर? अब और आगे चलते हैं। अगला है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। फटाफट अंदाज में आप लोग जवाब दीजिएगा और कोशिश करिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में काफी महत्वपूर्ण है। एकदम सही उत्तर है फिर से 1813 का चार्टर एक्ट। मतलब इस सवाल का उत्तर बी आपके सामने है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, गलत। इसने भारत के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, ये भी गलत। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा की वित्तीय प्रावधान किए गए, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित के लिए स्वीकृति दी गई, जी नहीं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए न भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति को आरंभ करने के लिए अलग से दिया गया। इसमें सरकार ने जनता में शिक्षा के प्रसार का बीड़ा भी उठाया था। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो इसका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की
संस्तुति निम्न में इसके किसके द्वारा दी गई? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करने के बाद जवाब जरूर देंगे। सभी साथी जवाब जरूर दें जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। एचिसन आयोग द्वारा, हब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अपनी अनुशंसा कब किया था? 1918 में रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था इनकी? आइए इसके बारे में जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। उच्च भारतीय सिविल सेवा के लिए 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के संस्तुति के आधार पर ही 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होने जाने लगी थी। कब? 1922 में एक साथ आयोजित होने लगी थी। एचिसन आयोग ने 1887 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित होगी। माने इन्होंने मना किया था। 1887 में इन्होंने क्या किया था? मना किया था। पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले मना किया था? तो मॉन्टेग्यू। तो यहां पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा तो यह कहा गया कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ हो और 1/3 भारतीयों को मौका दिया जाए। लेकिन एचिसन आयोग था 1887 में इन्होंने कहा था कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा या लोक सेवा परीक्षा ना हो। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के बारे में ए और सी दोनों विकल्पों को समझ लीजिए, दोनों विकल्पों को जान लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। सभी लोग फटाफट कमेंट किया। 1833, 1853, 1858। फटाफट बताइएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपके लिए? बी होगा। 1853 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करे, लेकिन धन कंपनी दे। ठीक है, खुशियों का खजाना। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जो कंपनी धन देगी, डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर यहाँ पे कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इनमें प्रावधान था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सवाल का अगर सही जवाब देखा जाए तो बी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बी आप सभी के लिए राइट है। ठीक है, ये लाइव क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक, किसी के मन में कोई दिक्कत, देखिए डायरेक्टर जो थे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूं, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। जो डायरेक्टरों की संख्या थी वो क्या किया गया? 24 से घटाकर 18 कर दिया गया और 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है, इनमें क्या थे? 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जितने भी लोग लाइव वीडियो पढ़ रहे हैं। आप लोग डेली क्लास में आएंगे तभी समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी। अगला है, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? बताइए। भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। ठीक, पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया कब? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833।
यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1853। सी वालों के जवाब सही है। मतलब 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग करने का निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए यह पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। यह विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कितने? 12 सदस्य होते थे। भारत के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पे कोर्ट वाले सवाल हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर देंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताएं सभी लोग फटाफट कमेंट करके। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ था। ईसाई मशीनरियों का कार्य करने की अनुमति 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा हुआ था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। मतलब यहां पर अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले जो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 था। सर ये हो गया आपका। नियंत्रण परिषद की स्थापना माने राज्य संबंधित माने कंपनी के वाणिज्य विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, जिसे हम पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के नाम से जानते हैं। ईसाई मशीनरियों का भारत में आगमन, अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत मिला। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति ये 1833 में मिला। ठीक है, माने कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यह मोस्ट आईएमपी है सभी के लिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही और राइट है। आपकी संख्या बहुत कम है, आप लोग इतना करिए कि लोगों तक पहुंचा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। सभी सारे जवाब देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? सभी साथी जवाब देंगे। रेगुलेटरी एक्ट 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। चलिए दिखाई नहीं दे रहा, जूम करने के, चलिए छोड़ दीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? डी। यहां पर हम बात करें कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों का नियंत्रित करना था। ठीक है। रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम क्या था? रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। 1813 में क्या है? चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सभी साथी जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक एक करके मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर 1757 और 1764 के मध्य प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो 1773 से 1784 का, जैसे 1773 का रेवोल्यूशन एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, लेकिन 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। 1813 में क्या था चार्टर एक्ट के द्वारा, इसमें कुछ प्रावधान थे। पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो संबंध था 20 वर्षों के लिए प्राप्त रहा। 1833 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये उसी को समझ में आएगा जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं। बाकी लोग आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे। भारत सरकार, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1833 1853, फिर 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। जी हां, भारत शासन का ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन स्थापित किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप परीक्षा के लिए इसको रट के लीजिए। अगर हम वैकल्पिक विषय संविधान के रूप में पढ़ रहे हैं या भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की मंत्रा परिषद माने एडवाइजरी काउंसिल गठित की, इसमें 8 सरकार द्वारा मनोनीत होते थे और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। मोस्ट आईएमपी था। अब हम इसके और आगे चलते हैं। यहां पर कूट वाले सवाल है और मैं चाहूंगा इस कूट वाले सवाल का जवाब दीजिएगा। पहला, ध्यान से देखिएगा, चार्टर 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः समाप्त कर दिया और सीधा शासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। इसमें केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 और ना ही 2। तो जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे प्रश्न का भी जवाब दें और अपने साथी मित्रों को भी ऐसे वीडियो को भेजें और उनको भी पढ़ने के लिए कहें। देखिए यहां पर यह आपका गलत होगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार को जो एकाधिकार चाय चीन के साथ व्यापार रखा था वो कब है? ये 1813 में द्वारा किया गया था। अतः ये सही नहीं है और ये सही है, अर्थात यहाँ पे केवल 2। बी वालों, देखिए लगातार अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं एक के बाद एक तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर सर अभी तो पढ़ाए थे, ठीक है, ये 1813 में हुआ था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां पर क्या होगा? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अर्थात इस सवाल का जवाब बी सही होगा। अगर आपने भी इस सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब सही है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ये कितने समय के लिए मान्य थे? मान्य अगर पूछा जाए तो 6 माह के लिए। कितने माह के लिए मान्य थे? 6 माह के लिए। आज भी ये प्रक्रिया जारी है। आप लोग जरा बताएं कि आप लोग को समझ में आ रही है? जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग डेली क्लास में रहते हैं,
जरा आप कमेंट करके बताएं कि आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां पर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय के परिषद कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और लॉर्ड कैनिंग ने ही अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार के मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव डाली थी। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होगा। यह मोस्ट आईएमपी है, रट लीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पे, ये वीडियो यूट्यूब पर, ये वीडियो ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर, जहां भी आप देख रहे हैं, रट लीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसके एक और आगे सवाल की तरफ। अगला है, ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति, अच्छा ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सेम प्रश्न है, सेम उत्तर होगा। अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। यहां पर इस प्रश्न का जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अर्थात इस सवाल का सही जवाब बी होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार को क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। अब बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने या सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। यह ध्यान रहे, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प आपका बी होगा। हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1909, 1861, 1867, 1892। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पे देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब देंगे। प्रश्न कठिन है क्योंकि जो भारत संविधान का संवैधानिक इतिहास है वो कठिन, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम इसके बाद संविधान की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। यहां पर होगा 1892 के द्वारा परोक्ष निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत की गई। यह भी मोस्ट आईएमपी है। इस वीडियो केवल 2 बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला सवाल है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। देखिए मैं यहां पे आपके उत्तर की तरफ बढ़ता हूं। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सबसे पहले 1835 में, सबसे पहले 1835 में क्या आया था? प्रेस एक्ट ऐलान किया गया। ध्यान दीजिएगा 1800, ये प्रश्न पूछा जाता है। 1835 में प्रेस एक्ट पहली बार। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में, 1867 में यहां पे क्या था? प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण, प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम। उसके बाद फिर 1878 में, 1878 में क्या आता है? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है।
प्रेस एक्ट। किसने पारित किया? लॉर्ड रिटन ने। इसके बारे में जान लीजिएगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसके बिना सरकार की इजाजत के कोई भी पत्र नहीं निकाला जा सकता। जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना अगर है तो उस पत्र को नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में लाया। कौन लाया? लॉर्ड मिंटो। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक। मीडिया को भारतीय संविधान में 4 स्तंभ पर रखा गया सर, प्रेस एक्ट 1835 में। ठीक है, मतलब 1908 में जो तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप होगा। आप सब इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861, 1851 और 1871, 1881। तो यहां पर इस प्रश्न की हम बात की जाए तो यहां पर होगा 1861। ए वालों के जवाब सही। माने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कब हुए थे? 1862 में हुए थे। ठीक, 61 का अधिनियम था 1962 में हुआ था। 62 में हुआ था, लेकिन इसका उत्तर कहां पे? 61 यहां पे सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम तक चला 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। जी हां, यहां पर अगर हम कहें तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों के घोषणा किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम पर, मिंटो घोषणा के नाम पर, चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम पर। उस समय के भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ए वालों के जवाब सही। उस समय भारत सचिव थे, एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा जारी किया गया। ये क्या थे? भारत सचिव। ठीक है, हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए, उस समय के भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसलिए जानते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं वे इसे स्क्रीनशॉट पे रख लेंगे और लिखने का भी काम कर लेंगे। अगला है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सैलिसबरी। बताइए फटाफट कमेंट करिए। उस समय लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था उस समय? लॉर्ड जॉर्ज। इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड जॉर्ज थे और कब? 1916 से 22 तक वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आता है? ये 1919 में आता है। एक प्रश्न अपने आप आ गया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं।
प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई? मोस्ट आईएमपी है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892, 1909, 1919, 1935। यह होगा 1919। यहीं पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लिख लीजिएगा इसे। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित था, एक प्रश्न। दूसरा, भारतीयों में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ट माने सुधार 1919 में किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। कहा गया? पहली बार उत्तरदायी, ध्यान से लिख लीजिएगा, उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषय का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्य को सौंपा गया, और जबकि आरक्षित विषय गवर्नर के कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। यह दोहरी शासन प्रणाली कब से कब? यह दोहरी शासन प्रणाली जो है ये कब से कब चलती रही? 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में। देखिए, मैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो 2 बार वीडियो देख ले। क्या कंफर्म करना 1909 है? एक बार प्रश्न को आप रिपीट करें, एक बार प्रश्न को रिपीट करें कि कंफर्म करिए सर, क्या कंफर्म करना था, एक बार रिपीट कर दें। देखिए, यहां पर जो सवाल था मुझे लग रहा है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था उसकी जो आधार बनी थी, ठीक है, वो यही पूछा गया था ना कि 1919 ही था। और इसके पहले वाले सवाल में देखिए कह रहा है जो मॉन्टेग्यू के नाम पर है, ये 20 अगस्त को हुआ था। इसके पहले एक सवाल था कि भारत में ब्रिटेन संवैधानिक प्रयोग सबसे कम समय के लिए चला था, ठीक है, यही कुछ सवाल थे जिनके लिए पूछा गया था। यहाँ पर 1909 मतलब भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग सबसे कम समय 1909 में कहा गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हुए सवाल की तरफ। यहां तक क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अच्छा, केवल बंगाल में अगर बात करें, केवल बंगाल में अगर हम केवल बंगाल की बात करें, केवल बंगाल में केवल जो बंगाल था 1924 से 1927, 1924 से 27 के मध्य प्रांतों में 24 से 26 तक निलंबित रहा। में देखा जाए तो 1924 से 26 तक निलंबित रहा। सब लोग लिख लीजिएगा, निलंबित रहा। ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय का कौन सा एक्ट रहा? 1909 का एक्ट रहा। सबसे कम जो था वो 1909 का एक्ट रहा। ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। और पता है 1909 का जो इंडियन एक्ट था उसे मैकडोनाल्डो ने कहा था यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। अरे भगवान, यह 1909 होगा, यही कह रहे हैं ना, यहां पर सी सही होगा। 1909। एक बार आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि भारतीय इतिहास संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत कैसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन,
फिर कह रहा है 2 सरकार अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया। 2 शासक समुच्चय लंदन में और दूसरा दिल्ली में होगा। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों पर 2 प्रवर्गों में विभाजन, अर्थात इस सवाल का उत्तर डी होगा। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। मतलब इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित प्रशासन विधायिका के संचालित सदस्य को सौंपा गया और आरक्षित गवर्नर के कार्यकारिणी के पास रखा गया। ठीक, अगला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का प्रस्ताव किससे संबंधित था? मार्ले मुंटे 1909 था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा संवैधानिक सुधार। डी वालों के जवाब यहां पर सही होंगे। ठीक है, संवैधानिक सुधार। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर क्या होगा? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। मतलब यहां पर सवाल का भी जवाब क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगला सवाल, द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई? लागू करने वाला एक्ट कौन सा आया? 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, मैं कहूंगा इसको रट लीजिए। अगला, निम्न में से किस भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन है? बताइएगा। यह अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जाकर लागू हुआ, यह भी सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, यह भी सही है। यह लाइन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के लिए यह लाइन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं ना, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। मार्लियामेंटो जो सुधार अधिनियम था यह 1909 का था, यह गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। माने जो गलत है, जो असत्य कथन है, वही आपका सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो इस प्रश्न का जवाब सही है। बाकी ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। पूछा नहीं कौन सा असत्य कथन, मैंने कौन सा गलत कथन, वही बताना था। यहां पे 1935 के मुख्य तत्वों को सम्मिलित है। एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को सहायता देना, प्रांतों में दुशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। देखिए 1935 अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी मिलाकर बनाया गया। मतलब इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन क्या किया गया? समाप्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन समाप्त हो गया। कहां पे? प्रांतों में। द्वैध शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतों क्या किया गया? स्वायत्तता दी गई। इस अधिनियम के द्वारा आपने देखा कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू रहा। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू रहा। प्रांत में खत्म हुई लेकिन केंद्र में लागू रहा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल 1 और 2 होगा। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1925 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन। जी हाँ, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वो आपका डी होगा, साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1919
यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनरावलोकन किया जाएगा। 1927 में प्रक्रिया अपनाई गई, यह प्रक्रिया अपनाई गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा जो प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार बने। क्या क्या आधार बना था, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। साइमन कमीशन हो गया एक, दूसरा बताइए गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन को भी इसमें सम्मिलित किया गया और अंग्रेजी सरकार के श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, इन 3 चीज को सम्मिलित किया गया। ठीक, प्रारंभ लिख लीजिए 1927 में प्रारंभ। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1900, कैबिनेट मिशन 1900, क्रिप्स मिशन 1900। ये काफी चीजें महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 भारत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। क्या क्या समाप्त किया? देखिए, मैंने यहां पे भी बताया था, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां पे बता लेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता रह गई थी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, लेकिन केंद्र में जारी रहा। प्रांतीय स्वायत्तता नहीं। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था ऊपर। यानी कि कथन विचार कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें आपको बताना है प्रांतीय शासन को उपबंध सही था, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना को उपबंध सही था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध ये भी सही था। मतलब इसमें 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही है। माने भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के अधिनियम पर ही है और 75% से ज्यादा हिस्सा सशब्द या थोड़ी परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का हिस्सा था। इसमें अगर लिखना चाहे नोट डाउन करके तो लिख लीजिएगा कि वर्ष 1935 के क्या क्या उपबंध थे। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, किंतु प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, माने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना करना था। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 पर थे। इसलिए इसको याद करिए। यहां से अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो इसको रट के रखिएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें। इसमें यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसमें 75% हिस्सा हुबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ लिया गया है। आवाज साफ आ रही है? वीडियो साफ चल रहा है? कोई दिक्कत किसी को? 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन सा एक वेस्टिज युक्त नहीं है? और देखिए, टेलीग्राम पर आप सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, जहां पर सभी क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रित मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी
और फेसबुक पर ई लर्निंग विद दुर्गेश है, इंस्टाग्राम पर लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर पर लर्निंग विद दुर्गेश है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पर हम ध्यान से देखते हैं, वैश्विक युक्त नहीं है, माने केंद्र में 7 ही राज्यों में 2 शासन नहीं, द्विसदनीय विधानमंडल सही, प्रांतीय स्वतंत्रता सही, एक अखिल भारतीय संघ सही। मतलब यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। माने जो गलत है वही आपका यहां पे सही होगा, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में हुबहू आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। वो डीप में तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना आप लोग को? बताइए सभी लोग। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1900, यहां पर रामगढ़ अधिवेशन 1940, ए वालों का जवाब सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। सॉरी, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर एक मिनट, रामगढ़ नहीं होगा, सॉरी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में होगा, बी। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लखनऊ अधिवेशन 1936। ठीक, 1936, रामगढ़ नहीं है, बी। अगला, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? 1926, 1937, 1945। 1926, 1945, 37 नहीं होगा, माने ए और सी। कैसे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव अगर हम बात करें तो 1923, 26, मतलब 1926 है, 30, 1934 एवं 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव, केंद्रीय विधानसभा का जो चुनाव था वह इन समय में हुआ था 1923, 26, 30, 34 और 45 में। 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 के तहत हुआ था। 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ए और सी होगा। यहां पे 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था। और ऊपर जो है ये केंद्रीय विधानसभा पूछा है, तो 26 और 45 और ये सभी है। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली मतलब ए जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। दास्ता का आज्ञा पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे चौड़ा, लंबा चौड़ा प्लेट था। इसमें अगर 1925 में देखा जाए, इसमें कुल कितने भाग थे? भाग कितने थे? 14। अगर हम धारा की बात करें कितनी थी? 321। अनुसूची कितनी थी? अनुसूचियां 10 थी। अनुसूचियां कितनी थी? 10 थी। जो अनुसूचियां थी,
सूचना दस्त। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1925 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मैं चाहूंगा जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर दें। और टेलीग्राम पर डेली क्लास के लिए आप सभी लोग जुड़ेंगे। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश। इसके अलावा प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास और नोट के संबंध अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से चलते हैं। मेरे द्वारा क्लास लाइव है, निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में। आप यहाँ से नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं, क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये आखिरी प्रश्न है आज का, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को था। अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो सही है। मैंने भारत शासन अधिनियम अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को प्राप्त है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जाते जाते मेरा एक सवाल है कि किस एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई? मुसलमानों के लिए, ध्यान सुनिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार का कब प्रयोग किया गया, किस अधिनियम के तहत? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद डेली क्लास में आप लोग समय से जुड़िएगा। समय आपकी क्लास का आप लोग को पता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक से जुड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अपने सभी साथी मित्रों के क्लास के बारे में बता दिए, क्योंकि ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ी जरूर है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा, घुमा फिरा कर यही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद हम एक और वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, जहाँ पर फिर से एक बार हम इन्हीं तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि